हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। यूँ तो पंजाब में सियासत का मंजर अभी तक धुंधला है और नज़र नहीं आ रहा है, मगर माहौल जो है वो भी आलूदगी से खासा धुंधला गया है। यह फिनोमेनन जो है गुज़िश्ता 5 से 10 सालों में खासा बढ़ गया है। जूँ ही अक्टूबर ख़त्म होने लगता है, लाहौर में स्मॉग जो है वो डेरा डाल लेता है और जनवरी तक यही मौसम रहता है। हर चीज़ धुंधली होती है, कसाफत बहुत ज़्यादा होती है, आलूदगी जिसे हम कहते हैं। और हवा में आज बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि लाहौर जहाँ पर जो आलूदगी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिस एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है उसकी तफसील ज़रा आपको बताएंगे, वो 300 पे जाके हज़ारडस हो जाता है, यानी आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र, और लोगों को कहा जाता है आप ना निकलें। मगर आज सुबह 10 बजे वो जो AQI था वो 484 था। और एक जो इंडेक्स जारी किया गया है दुनिया की आलूदा तरीन शहरों का आजकल में, वो उसमें दिल्ली जो भारत का कैपिटल है वो पहले नंबर पर है और लाहौर दूसरे नंबर पर है। आज डायरेक्टर जनरल मौलियात पंजाब तनवीर अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि लाहौर में आलूदगी फैलाने वाले 155 यूनिट सील कर दिए गए हैं। ज़ाहिर है हुकूमत नीजक रिएक्शन होता है, और उन्होंने कहा कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलने वाले जो ईंटों के भट्टे हैं वो भी 5 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे, हर साल की तरह। हाँ जी, हर साल की तरह, हर साल की तरह, बिल्कुल वही जो है। उसके बाद जो PM 2.5 आर्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं आलूदगी वो भी मैं आपको बताता वो हूँ। जो है वो उसकी भी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन उसकी तादाद जो है 180 माइक्रोन से तजावुज़ कर गई है, और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 10 माइक्रोन से ज़्यादा अगर ये हो जाए तो इंसानी सेहत को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। तो ज़रा अच्छा, अब देखिए, अब क्योंकि हम AQI यानी एयर इंडेक्स की बात कर रहे होंगे, तो आपने वो पहले ही बता दिया है। इसमें 6 ग्रेड्स होती हैं, ठीक है। 0 से लेकर 50 तक बहुत अच्छा है। 100 से जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर हम अनहेल्थी की टेरिटरी में आते हैं, और जब हम 300 से आगे बढ़ जाते हैं इसका मतलब है कि बाहर ही ना निकलो, लिटरली बाहर ही ना निकलो। आपको दमा है, आपको बीमारी है, वो इरेलेवेंट है। आप जाएंगे तो ऐसे है कि जैसे आपने एक दिन में पूरा पैकेट सिगरेट का कोई ना बाहर निकले। सोचे कि 4 साल का बच्चा है, उसको आप पूरे सिगरेट पैकेट पिला दो एक दिन में, ये हाल है। अच्छा, अब आपने बात की PM की और PM 2.5 की। PM क्या होता है? इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ये जो जिसको हम स्मॉग कहते हैं, स्मॉग का लफ्ज कहाँ से आता है? स्मोक प्लस फॉग यानी स्मॉग। तो वो हैंग कर रहा होते हैं ये छोटे छोटे जर्रे, आप कह सकते हैं, पोल्यूशन के। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो एक लंबी सी चीज़ है, ये एक इंसानी बाल है, ठीक है। और जो PM है वो आप देख सकते हैं उस पर सर्कल बनाए हुए, तो इतना छोटा हिस्सा होता है, 2.5 आई थिंक माइक्रोमीटर्स कहा जाता है। और ये इतना बारीक है कि आपके नाक और आपके जो गला है उससे थ्रू अंदर चला जाता है। वैसे तो फिल्टर हो जाती है ना चीज़ें आप यहाँ तक, और डायरेक्टली आपके फेफड़ों और आपके दिल को ये मुतासिर कर सकता है। सो लंग डिजीज, इवन कैंसर, इन्हीं चीज़ों की वजह है। अच्छा, AQI पता कैसे लगती है? हाँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अभी अहमद राफ़े आलम एनवायरमेंटल लॉयर हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे इसमें तफसील लेंगे। एक चीज़ जो मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि एयर पोल्यूशन की, कितना सीरियस इशू ये है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 40 लाख से ज़ायद लोग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मर जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2016 में सिर्फ कोई 35,000 लोग, सिर्फ मैं कह रहा हूँ लेकिन है बहुत बड़ी तादाद, दहशतगर्दी में मरेंगे। हम वॉर ऑन टेररिज्म की तो बात करते हैं ना, वॉर ऑन पोल्यूशन की कम बात होती है। HIV और एड्स में सिर्फ 10 लाख लोग सिर्फ अगेन 2016 में मरे थे, और तकरीबन 15 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरे थे। इन तीनों को आप मिला दें तो एयर पोल्यूशन की डेथ्स बनती हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट अलग है, और वो बात हो सकती है। वो कहते हैं। अच्छा, ये जो अब ये है
मुझे इतना ये बाज़-औक़ात बिल्कुल फ़नी लगता है कि डायरेक्टर जनरल माहौलियात ने कहा है कि लाहौर में आलूदगी फैलाने वाले 155 यूनिट सील कर दिए गए, यानी वो आलूदगी फैला रहे थे पूरे साल हैं, और आपने उस वक्त चेक नहीं किया, और आप जाहिर है क्योंकि आ गए आपके सर पे, तो वो जो है सारा। और ये यूनिट हर साल सील किए जाते हैं, और हर साल आलूदगी फैलाते हैं, और पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो भट्टे चल रहे और हर साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले कि हम अहमद साहब से बात करें कि सील किए इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, प्लस पंजाब हुकूमत ने पिछले साल एक रिपोर्ट रिलीज की थी। नंबर 1 पोल्यूटर क्या है सर? इंडस्ट्री नहीं है, सनद नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वो गैर मेयारी होता है। नंबर 2 पे इंडस्ट्री आती है, और इस इंडस्ट्रियों में भी ये जो यूनिट सील हो रहे हैं ये डाउन द लिस्ट हैं, इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ये आसानी से काम हो जाता है। अच्छा, हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है फवाद चौधरी साहब, आज उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा काबीना में ब्रीफिंग दी गई कि जो कुछ हो रहा है ये वो भारतीय पंजाब से जो वो कटाई के बाद वहाँ बच जाता है, एक फैक्टर है, वो जो है वो वहाँ से आ रहा है, और ये उसकी वजह से मोदी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है, और ये देखिए सारा कुछ वो करके वहाँ से आ रहा है उस पर। तो अहमद राफी आलम ने हमें लाहौर से ज्वाइन है, जैसे बताया एनवायरमेंटल लॉयर हैं और खासी गहरी नज़र भी इस पे रखते हैं। पहला सवाल अगर मैं इनसे पूछ सकूं मॉनिटर्स के बारे में। अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं, अभी मैंने भी गूगल किया है, ये एयर विजुअल का मैप, और उसमें लाहौर की जो AQI है वो है 285, मतलब हैजर्डस के करीब है। एक बात तो बताएं अहमद के ये मॉनिटर्स लगाए किसने हैं? हुकूमत की तरफ से क्या कितने मॉनिटर लगाए गए हैं, प्राइवेट लोगों की तरफ से कितने मॉनिटर लगाए गए हैं, और इस लाहौर और कराची जैसे शहरों में आपको एक्चुअली चाहिए कितने होते हैं फॉर अ प्रॉपर रीडिंग? और ये तय कैसे होता है कि आज एयर क्वालिटी इतनी? जी थोड़ी सी इसकी तरीकाकार समझाएं हमें। मुबशिर ज़रा नुसरत, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मॉनिटर्स इस वक्त एयर विजुअल को आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव, जो कि एक NGO आप समझ लें, एक इनिशिएटिव है। उन्होंने प्राइवेट लोगों से ये मीटर्स लगवाए हैं, और ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर पूरी दुनिया को बताते हैं कि लाहौर में या गुजरावाला में या फैसलाबाद, इस्लामाबाद में जहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ की उधर के इलाके की हवाई आलूदगी AQI में या PM 2.5 में कितनी बुरी है। हुकूमत की तरफ से किस तरह की मॉनिटरिंग होती? जिस हद तक मुझे पता है, इस वक्त महकमा माहौलियात के पास 6 से 9 मीटर होंगे पूरे पंजाब के लिए। उसमें से 2 मीटर मुझे पता है, एक तो लाहौर के गुलबर्ग में महकमा माहौलियात के हेडक्वार्टर्स में लगा हुआ है, दूसरा वाघा बॉर्डर के करीब लगा हुआ है, और बाकी मेरा ख्याल इन्होंने पंजाब के 1-2 शहरों में लगाए हुए हैं। मगर ये देखें कि पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 मीटर तो लाहौर के लिए भी पूरे नहीं है। लाहौर का रकबा तकरीबन 1700 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ तो आपको सैकड़ों मीटर्स की ज़रूरत है। इधर देखें, जब हम प्राइवेट मीटर्स की बात करते हैं तो सरकार हमें कहती है नहीं जी आपका जो मीटर है वो सस्ता है, वो सही आपको टाइम नहीं बताता या सही आपको रीडिंग नहीं देता। हम ये कहते हैं ये बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मीटर्स हैं, इन पर दूसरी हुकूमतें मुल्क दुनिया के अंदर इन पर अमल करती है। आप बेशक एक महंगा सा लगा लें, लेकिन बाकी जो सस्ते मीटर्स हैं उनका एक नेटवर्क तो कम से कम पैदा कर लें, जहां आपको रियल टाइम पूरे पंजाब के अंदर एयर क्वालिटी का पता तो चलेगा, और जहां आप अपने लोगों को बता सकेंगे किस लेवल पे वो किस किस किस्म के कदम उठा सकेंगे अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत को बचाने के लिए। फवाद चौधरी ने भी एक तरफ तवज्जो दिलाई, और खासा इस बारे में बात होती है कि भारतीय पंजाब में जब कटाई होती है तो वहाँ से जो कसाफत आती है वो इस स्मॉग का सबब बनती है। तो इसमें किस कदर हकीकत है? अब देखिए फवाद साहब इज़ नॉट द फर्स्ट। ये 2016 में जब स्मॉग सीज़न आया था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये हिंदुस्तान की वजह से जहाँ जो फसलें जलाई जा रही हैं उसकी वजह से ये स्मॉग है। फिर 2017 में ज़किया नवाज़ जो कि सूबाई वज़ीर थी माहौलियात की, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी। 2018 में जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं मलिक अमीन साहब, उन्होंने भी यही कहा कि हिंदुस्तान की वजह से ये हो रहा है, और इस साल फवाद साहब हमारे मिनिस्टर ने ये कहा है। बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्टडी है, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की छपी हुई है, जो कि साफ कहती है कि जी बरसात के मौसम के अलावा जो पूरे साल हवा चलती है इस इलाके में, वो तो वेस्टर्ली हवा है जी। ईरान के इलाके से, सेंट्रल एशिया के इलाके से, सऊदी के इलाके से हवा आती है, और हाँ चाहे एक आध दिन के लिए इधर उधर हो जाता हो, लेकिन ये मौसमी पैटर्न्स हैं, इनको इस तरह मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी तब्दील नहीं कर सकते। राफी हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है स्मॉग पर और हमारे साथ हैं अहमद राफे आलम, एनवायरमेंटल लॉयर। अहमद, जो एफओ और पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है उसमें 3 मेन सेक्टर्स की शनाख्त की है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द स्मॉग। पहले नंबर पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फिर इंडस्ट्री और फिर एनर्जी सेक्टर और फिर 4th पे हम एग्रीकल्चर को भी ले सकते हैं, क्रॉप बर्निंग्स वगैरह। तो अगर आप हमें एक एक करके बताएं कि हर सेक्टर में सबसे बड़ा मसला क्या है और अगर इसका कोई हल है तो प्लीज़ वो भी हमें बताएं। जी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की और यही तो अहम सवाल है। लोग समझते हैं कि भट्टों को बंद करके या 1-2 सनतों को बंद करके इस मामले को आप संभाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप देखें हमारे हाईवेज पे कितने लाखों डीजल ट्रक चलते हैं और पाकिस्तान में जो डीजल है उसमें सल्फर जो है, सल्फर कंटेंट 500 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा का है। इसको यूरो 2 या यूरो 4 स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, सिंगल डिजिट्स में। अभी हम यूरो 2 पे भी सोचे इस यूरो 2 डीजल पे पहुंचे ही नहीं है। फिर देखें एनर्जी, जो हम बिजली बनाते हैं, हाँ चले हमारा वो हाइडल का है सिलसिला, लेकिन हम कोयले से भी बनाते हैं, हम फर्नेस ऑयल से IPPs चलाते हैं। फिर हमारी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पता नहीं क्या क्या जलाती है, प्लास्टिक जलाती है, कोई कोयले के जनरेटर चलाते हैं या डीजल के जनरेटर। तो देखें, अगर आपने हवाई आलूदगी को बेहतर करना है तो आपको इन सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करनी होंगी। ट्रांसपोर्ट में जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको कम करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल की जो क्वालिटी है जो पाकिस्तान में बिकती है उसको बेहतर करना होगा और उसके लिए रिफाइनरीज के साथ कौन बात करेगा, जो कि अरबों डॉलर की चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये कोई आसान काम नहीं है और काफ़ी मुश्किल काम है। और साथ भी इंडस्ट्री के साथ जब आप बात करते हैं कि जी आप कोई अपना फ्यूल चेंज कर दें तो वो कहते हैं लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आप IPP से कहें कि जी आप फर्नेस ऑयल ना इस्तेमाल करें, कोई बेहतर तेल इस्तेमाल करें, तो वो कहेंगे जी इसका बिल कौन देगा, वो पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर को। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जी। और फिर आपने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर की, जहाँ क्रॉप बर्निंग होती है। अब मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में क्रॉप बर्निंग साल में 2 दफ़े 10 दिन 2 हफ्तों के लिए होती है। इन द स्केल ऑफ थिंग्स ये एक मामूली सी चीज़ है, मगर इसको भी संभालना होगा और किस्म की चीज़ें भी संभालनी होंगी। जो हम कूड़ा जलाते हैं उसको भी काबू करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जब हम चीज़ें तोड़ते हैं, मलबा गिराते हैं, तो उससे जो मिट्टी उठती है उसको भी काबू में करना पड़ेगा। तो हर किस्म की चीज हमें राफे देखिए, इस तरह मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कूड़े के लिए तो चले इंसिनरेटर्स वगैरह जो हैं या उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, वो तो एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान में जो खेतों की कटाई के बाद जो डंठल जलाते हैं, तो जलाने के अलावा कोई और भी तो तरीका होगा। आखिर बाकी मुल्कों में ये धुआं क्यों नहीं उठता खेत से, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा धुआं क्यों उठता है? कोई टेक्नोलॉजी है ऐसी सस्ती? देखिए, मैं काश्तकार नहीं हूं तो मैं सही तरह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। देखिए, ये लोग अक्सर तार इनके पास ये वो वसाइल नहीं होते जिनसे वो अगली फसल की तैयारी अपनी ज़मीन को तैयार कर सकें और जल्दी में आकर वो फसल को जला लेते हैं। तो यहाँ भी यहाँ फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी, यहाँ भी पैसे लगाने पड़ेंगे। यहाँ तो हम IMF के अंदर फंसे हुए, हमारे पास तो पैसे हैं ही। ये मसला है ना अहमद। अब दिस इज यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। क्यों कंट्रोल करें? क्योंकि जो अक्सर जो हमें जवाब मिलता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि जी आपको ये करना होगा, लोग कहते हैं अगेन, जैसे आपने पॉइंट किया, हु विल फुट द बिल। दूसरी बात है कि आप एक माशी बहरान में हैं, आपको तो इंडस्ट्री चाहिए, आपको तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपको तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। तो जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ एक मतलब एलीट का मसला है कि जी मतलब कोई बात नहीं 2-3 महीनों के लिए खांस लेंगे फिर बर्दाश्त कर लेंगे, या इकोनॉमिक कॉस्ट एयर पोल्यूशन की क्या ये ज्यादा है उस कॉस्ट से अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें? देखिए, हमारी सनत पाकिस्तान में कम है, आप मानने को तैयार हैं। हम सनती तरक्की करना चाहते हैं और एक नॉन इंडस्ट्रियल मुल्क की हैसियत से इतनी हवाई आलूदगी, तो मैं समझता हूँ यही साबित सबूत है कि हम गलती कर रहे हैं। अब अगर आप इसके जो सेहत के असरात होंगे इस नस्ल पे और अगली नस्ल पे, ये तो हम आगे सालों में हम इसकी कीमत तो अदा करते रहेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर अस। अब या तो हम यहाँ फैसला कर लें कि सनतकार जो चंद हैं जो कूड़ा जलाकर, कोयला जलाकर हमारे फेफड़े गंदे करके अपने करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, या हम लोगों की ज़िंदगी को थोड़ी सी इज्जत देकर इन सनतकारों को कहें कि भाईजान कुछ बेहतरी करें, कोई री इन्वेस्टमेंट करें,
कोई टेक्नोलॉजी में बेहतरी लेकर आए, इस तरह सिर्फ प्रॉफिट ना करें। सही, ठीक। अच्छा राफे, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सलूके मैंने भी कुछ वो किया था कि जर्मनी वगैरह में क्या हो रहा है और कंपोस्टिंग के किस तरह होती है, तो वो जो है नहीं महंगे नहीं है उस तरह। आपने कहा ना कि कौन करेगा, तो उन्होंने वो सारा करके ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पंजाब में स्मॉग की, जो वहाँ शुरू हो चुका है। फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक जा चुकी है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे हम राफ़े से बात कर रहे हैं। तो राफ़े, मसला ये है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं पंजाब में वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो नून के हों या PTI के हों या पीपल्स पार्टी के हों फॉर दैट मैटर। तो उन्होंने तो ये करना नहीं है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर वेस्ट की जहाँ तक बात आई, एक कंपोस्टिंग एक तरीका मैंने देखा जर्मनी में इस्तेमाल होता है और वो उससे ऑर्गेनिक वो बनाते हैं सॉइल बेसिकली, और वो कहते हैं ये कंडीशनर है, जिस तरह शैम्पू और कंडीशनर होता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि एक मुहिम चली थी पंजाब में, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स ने ये चलाई थी कि जैसे गंदम की फसल जब कटती है तो स्टॉक्स रह जाते हैं, आप एक दफ़ा पानी दें, आप रोटोवेटर चलाएं, फिर आप दोबारा पानी दें ताकि वो ज़मीन के अंदर डिसॉल्व हो जाए। लेकिन रोटोवेटर चाहिए होगा आपको, महंगा काम है और टाइम लगता है, ये मसले हैं। तो राफे, शुरू कहाँ से करें? क्यों आसान चीज़ क्या है कि जहाँ से हम, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना है। जी बिल्कुल। अब देखें कि ये लाहौर ने पहली दफ़ा दुनिया में ये ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, दूसरे मुल्कों में और दूसरे शहरों में हवाई आलूदगी के मसले आए हैं और उनको दूर कर दिया गया है। मैंने चीन का मसला जो है वो थोड़ा सा देखा था। अभी ज़रार ने यही पूछा कि सारी चीज़ें हैं सामने करने को, लेकिन इसका बिल कौन देगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो जब चीन ने अपनी पॉलिसी बनाई, जब तैयार की, तो सबसे पहले उनके पॉलिसी मेकर्स को एक फ़ैसला करना पड़ा कि जी या तो हम अपनी ये सनत को चलते रहने देंगे और लोग जो हैं उनकी उम्र में 5, 7, 10 साल तक कमी आ सकती है, या हमें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने फैसला किया कि हम कुछ करेंगे, और बाद में उनको बिल जब मिला तो वहाँ बैंक ऑफ चाइना के पास तो इतनी दौलत ही नहीं थी उन चीज़ों को करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने ये तय किया कि हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, हम उन पर डंडा नहीं चलाएंगे, पैसे उनके ही हैं, बट अगर उनके पैसों को अगर हम फोकस करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, कोई सब्सिडीज दें, उनको कोई तरीका रास्ता दिखाएं, तो शायद कुछ बेहतरी हो सकती है। तो यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो है सोच और फैसला करना कि जी ये हमने चीज़ ठीक करनी है, पैसे तो मिल जाएंगे, और ये दोनों चीज़ें ना सोच नहीं है इस वक्त। मुबशिर सोच नहीं है बिल्कुल नहीं। तो हमारी जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, एनवायरनमेंट की माहौलियात की, उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली। मतलब अगर वफाकी काबीना में सिर्फ ये प्रेजेंटेशन दी जा रही हो कि जी जनाब इसका सबब वाघा बॉर्डर पर आलूदगी के तनासुब से आधा है, यानी दिल्ली से अमृतसर तक फसल काटने के बाद जो चीज़ जो आग लगाई जाती है वो बड़ा माहौलियाती मसला है। मोदी सरकार हर मामले में नाकाम है, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। लेकिन बात की तो वो कहती है कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स वाघा पे 262 था, जो बिल्कुल प्री डिफाइंड लिमिट्स में है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? 262 का मतलब है कि बाहर ना निकलो, अगर आपको हल्की सी भी खांसी है तो आप अस्पताल जाओगे। तो दिस इज द लेवल। ये कॉन्सेप्ट है। तो आप सही कह रहे हैं राफी साहब कि पॉलिटिकल विल तो बात की बात है, पहले तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग तो आए। तो अब मलिक अमीन असलम साहब ने आज वो दिखाया कि विंड जरा इधर उधर हो रही हैं, तो उन्होंने कहा ये देखें जो कह रहे थे कि भारत से नहीं आती, यानी अब तो आलूदगी को भी डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इशू ये है। तो ऐसे ही बैठे रहेंगे राफे? आप ऑनेस्टली आपका क्या ओपिनियन है? आपको कुछ लगता है कि, क्योंकि तकरीबन मुझे लगता है कि हम हर साल ना हमारी यही कॉन्वर्सेशन होती है, यही हम EQI पे बात करते हैं, हम PM पे बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ होना भी है। जरा ऐसी बात नहीं है। आप इसको जरा एक कदम, दो कदम, तीन कदम पीछे जाकर देखिएगा। मैं ये कहानी 2013 से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ इलेक्शन में मैंडेट था बिजली का, और वहाँ पर हुकूमत ने क्या किया, इधर उधर से, जहाँ से चीन से ये कोयले के जो है प्लांट लगा दिए,
ठीक है जी। 2018 का इलेक्शन छोड़ें, 2023 में जो इलेक्शन होगा नाजा, इसमें माहौलियात और हवाई आलूदगी के इशू जो हैं, मैं समझता हूँ हमारी सियासत में पहली दफ़ा मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। ओके ओके, सही। इसका मतलब अभी मजीद खराब होंगे। वो तो बस होना होगा। इससे ज्यादा मेन स्ट्रीम में आने के लिए जब तक मतलब लोग काली खांसी का शिकार नहीं होंगे ना तो नहीं। लेकिन आपने क्योंकि चीन पे स्टडी भी की और बीजिंग में जिस तरह की होती थी आलूदगी, तो उन्होंने किस तरीके से कम किया? उन्होंने जी देखें, सबसे पहले सोर्स अपॉर्चुनिमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कि आलूदगी आ कहाँ से रही है। तो उनकी भी वही ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, जैसे हमारे सेक्टर्स हैं उन तरह के सेक्टर्स थे। तो ट्रांसपोर्ट की उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, और पिछले साल चीन के अंदर मेरा ख्याल 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनी हैं। उन्होंने रेल के अंदर इन्वेस्टमेंट किए और किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से रेल में इजाफा किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सैकड़ों किलोमीटर से इजाफा किया है, और इससे प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो कम हो गई हैं। जो उनके कोल फायर्ड प्लांट्स जो अभी भी चला रहे हैं, उनमें डीसल्फराइजेशन वो 90% तक ले चुके हैं। तीसरी चीज, वो अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर ग्रीन फंड्स भी पैदा कर चुके हैं। जहां स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक मार्केट में रेट मिलता है, वो फिर कंपनी की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी सेट होता है। जैसे कंपनीज अक्सर अपनी फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज करती हैं, तो चीन के कानून के तहत उनको अपने माहौलियाती फुटप्रिंट को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, और ये भी फिर पब्लिक ट्रेडेड इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ डंडा चलाने का हथियार भी बेशक है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी को भी साथ देखें और इंसेंटिव्स लेकर आएँ, प्राइवेट सेक्टर की दौलत के साथ काम करें, तो शायद ये जो महंगी महंगी चीज़ें हैं ये इतनी मुश्किल हमें नहीं लगेंगी। बहुत शुक्रिया राफे, एलैबोरेट किया, बड़ी तफसील के साथ। स्टिक नहीं, साथ कैरेट भी दो ना। एंगेजमेंट भी ज़रूरी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। पिछले कम से कम 2 हफ्ते से जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसमें तलबा और तालिबात की कैमरे के ज़रिए निगरानी और हिरासगी का जो स्कैंडल है उसके बारे में मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। तलबा का एहतजाज और सिविल सोसाइटी का वो जारी है। कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की क़यादत में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और मंदुखेल साहब ने कहा कि अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो हम फिर इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं। बकौल उनके ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि तुम्हें ग्रेड चाहिए या फेल होना है, स्कॉलरशिप पे बाहर जाना है या नहीं जाना। बलूचिस्तान असम्बली की कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। असम्बली के अरकान भी थे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के एहलकार भी थे, सिविल राइट्स के लोग भी थे और स्टूडेंट्स भी थे। बलूचिस्तान असम्बली की तहकीकाती कमेटी की चेयरपर्सन महाजबी शीजान ने अदालत को बताया कि मुतासरीन में से ताहाल कोई उनकी कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ है, ताहम बहुत सारी शिकायतें फ़ोन कॉल्स के ज़रिए ज़रूर मौसूल हुई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान शाहक बलोच ने अदालत को बताया कि एक तालिबा को उसके टीचर ने कहा कि आपका सेमेस्टर ड्रॉप हो रहा है, आप चाहें तो मैं ड्रॉप नहीं होने दूंगा। बकौल उनके इस तालिबा को 2 टीचरों ने 3 घंटे तक अपने पास बिठाए रखा। अब तक यूनिवर्सिटी के चंद लोअर लेवल के जो एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हुई है, मगर इस मामले की तह तक पहुंचने की बकौल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई। जो MPS की कमेटी है उसकी एक रुकन शकीला नवेद ने कहा कि कुछ अरसे पहले चंद सिक्योरिटी एहलकार रात को यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए। जब कमेटी के अरकान ने हॉस्टल के चौकीदार से पूछा तो कि उन्होंने सिक्योरिटी एहलकार को क्यों नहीं रोका, तो चौकीदार का जवाब था कि वो दरवाजे से नहीं बल्कि सीढ़ियाँ लगा के अंदर आए थे। बकौल शकीला नवेद MPA इस वाक़े की वीडियो भी मौजूद है। कमेटी के एक रुकन हैं सना बलोच, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो कैमरे लगे हुए हैं उन्हें इस्तेमाल करने वालों के बारे में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गालिबन नहीं है, और ना ही ये मालूम है कि उनकी अखलाकी तरबियत का मयार क्या है। समाअत के दौरान
FIA ने अदालत को मोहरबंद तहकीकाती रिपोर्ट पेश की और दरख्वास्त की कि इस रिपोर्ट को फ़िलहाल आम ना किया जाए, इसलिए कि हमारी तहकीकात जारी हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने जो अरकान असम्बली थे उनको अपने चैम्बर में बुला के इस रिपोर्ट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनसे ज़रूर आगाह किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी कमरा अदालत में। उसके बलूचिस्तान चैप्टर के सरबराह हबीब ताहिर एडवोकेट ने कहा कि हमने हक़ाइक़ जानने के लिए यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहाँ वाइस चांसलर का घर, जिम्नाजियम और टीचर्स हॉस्टल FC के ज़ेर इस्तेमाल है और HRCP का ये ख्याल है कि यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी है। FC एहलकारों की कैंपस के अंदर तैनाती ज़रूरी नहीं है। एक खातून वकील जमीला एडवोकेट ने अदालत में दावा किया कि FC ने यूनिवर्सिटी में एक तफ्तीशी मरकज़ भी बना रखा है जहां बाहर के लोगों को गिरफ़्तार करके तफ्तीश के लिए लाया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कायम मुकाम वाइस चांसलर को हिदायत की कि वो जिम्नाजियम, वाइस चांसलर हाउस और टीचर्स हॉस्टल को 2 दिन के अंदर FC से खाली करवाएँ और अगर यूनिवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए FC की ज़रूरत है तो फिर चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी इसका जायज़ा लें कि यूनिवर्सिटी से बाहर उन्हें किस जगह पे रखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरीन FIA या असम्बली की कमेटी के सामने ज़रूर पेश हों ताकि मुलव्विस अनासिर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जा सके। अदालत ने FIA को तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया है और समात 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अच्छा, ये मोहम्मद काजिम की BBC की रिपोर्ट थी, बहुत हद तक तफसीलात उस रिपोर्ट से बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अहम है कि कोई जाए तो सही FIA के सामने और तहकीकाती कमीशन के सामने, अगर वाकई ही इस तरह के इल्ज़ामात हैं और ज़ाहिर है FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, जब रिपोर्ट आएगी तो हम सबको भी पता लग जाएगा, तो सिर्फ फ़ोन पर आप काम शायद नहीं कर सकते, यू विल हैव टू गो देयर। अच्छा, अब इसका एक और भी पहलू है, जैसे ये मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं और अब कहते हैं काफ़ी हफ्ते, अब तो हफ्ते हो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, तो मुस्तकिल प्रोटेस्ट चल रही हैं। अब इस तरह की जब सूरत हाल सामने आती है तो होता क्या है कि जिसके साथ भी कोई लड़ाई हो वो यहाँ पर फिर यूज़ करने आ जाते हैं। मेरी कोई बात हो रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की एक फीमेल प्रोफेसर से, वो काफ़ी अपसेट थी कि उनकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर यूज़ किया जा रहा है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप से कर रहे हैं और काफ़ी स्कैंडलाइज भी किया जा रहा है, हालांकि उनका इसके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो वो काफ़ी भी डिमोरलाइज हैं और ये भी हमें इसके साथ करना चाहिए कि हम बाद में बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है ना कि हर प्रोफेसर का ही मसला है या कुछ एनीथिंग लाइक दैट, या फिर पूरी इंस्टीट्यूशन को भी आप डिस्ट्रॉय कर दें। हाँ, ये कहना ज़रूरी है कि अगर जैसे मंडोखिल साहब ने भी कहा कि वी हैव टू रिस्टोर द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन, ये सबसे ज़्यादा अहम बात, बिलखुसूस लड़का, बिलखुसूस जहाँ खानगी का तनासुब वैसे ही कम है, उनके वालिदैन का इनडायरेक्टली वो बात तो वहीं आके रुकती है। तो वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब साफ और शफाफ। हाँ, लेकिन मसला ये मुझे नहीं लगता कि वो लड़कियां खुसूसन सामने आएंगी, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये तो फैमिली का स्ट्रक्चर, उसके अलावा हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट का प्रोसेस है ना सर, ये जो सामने आएगा उसको पता है कि मैं सामने अगर आ गए मेरा ख्याल तो करियर गया। देखिए, इसके भी तरीके होते हैं, जो कमेटी के अरकान हैं वो अपने तौर पे ऐसा इंतजाम करें कि उनका स्टेटमेंट भी आ जाए लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है वो जाहिर ना हो। ऐसे तरीके होते हैं और वो अदालत के कंसल्टेंसी के साथ हो सकता है। तो कमेटी की सरबराह कह तो रही कि फोन आए हैं तो उन्हें ही एंगेज करना पड़ेगा और सारा कुछ। बहरहाल ये इस तरह हो सकता है अगर चाहें तो। नहीं, मैं देखते हैं इस मामले का हम नज़र रखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।